एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर टैक्स मित्र। आप सब लोग जानते हैं कि 31 मार्च आ रही है। 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 अब खत्म होने जा रहा है। एक ही वीक बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होते होते। कौन सी चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है या आपका टैक्स बचा सकते हो, आपका टैक्स बर्डन कम कर सकते हो। वो चीजें डिस्कस करने के लिए हमने आज ये वीडियो आपके सामने रखी है। मैं सीए शिफा शेख, मेरे सर सीए करीम लाखानी और सीए हिना कौसर, हम तीनों ये चीज आज डिस्कस करेंगे। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वीडियो। नमस्कार। सबसे पहले तो योर टैक्स मित्र में आप सबका स्वागत है। और ये वीडियो हम शूट क्यों करें उसकी वजह तो बता दूं। होता है कि हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग क्या करते हैं, 31 मार्च खत्म होने के बाद अपने अकाउंट अपडेट करते हैं या जो टैक्स प्लानिंग है वो टैक्स प्लानिंग अपने सीए के बाद जाके जून जुलाई अगस्त में करते हैं। और ऐसा होता है कि बहुत देरी हो जाती है। बहुत सारी चीजें हमें 31 मार्च के पहले करनी होती है जो हमें ना किसी ने बताया होता है या हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम रोज की भागदौड़ में इतने होते हैं कि हम इस चीज में ध्यान देते नहीं है। तो ये माध्यम से हम आपको खास ऐसी टिप्स देना चाहते हैं कि जिससे आपकी टैक्स बच सकती है या टैक्स प्लानिंग हो सके विद इन द पैरामीटर ऑफ लॉ, या फ्यूचर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाले तो आप उससे बच सकते हो। तो आज का जो हमारा वीडियो का जो पर्पज वही है कि सैलरीड एम्प्लॉयड हमारे पास है, बिजनेसमैन है हमारे पास, बहुत सारे इन्वेस्टर है। होता क्या है कि वो लोग पूरे साल इतना टाइम दे नहीं सकते कि अपना खुद का टैक्स प्लानिंग कर सके। तो आज हम ये माध्यम से आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स देने वाले कि जिससे आपका टैक्स भी बच सकेगा। सर, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करने से पहले आपको मैं ये पूछ लूं कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनकम टैक्स का रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुआ है तो इज देयर एनी चांस कि मैं अभी भी फाइल कर लूं? आप जानते हैं इस तरह से इंडिया में अगर आपको लोन लेनी है या फॉरेन जाना है या बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत रहती है। अब 31/3/2021 साल हमारा खत्म हो चुका है। रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो भी खत्म हो चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स में एक प्रावधान है कि जिसमें आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, और उसकी भी डेडलाइन 31/3/2022 है। तो आप खास चेक कीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, अगर आपने खुद ने फाइल किया है तो आप लॉग इन करके चेक कीजिए कि आपका रिटर्न इनवैलिड तो नहीं हुआ है। तो अगर आपके कंसल्टेंट ने फाइल किया है तो उसके पास से आप एक्नॉलेजमेंट मंगा लीजिए। अगर आपके फैमिली मेंबर की भी कोई इनकम है जो आपको डिक्लेयर करने की रह गई है तो खास आप चेक कीजिए कि अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उनका भी रिटर्न अभी फाइल आप कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 रुपीज, अगर 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपीज पेनल्टी भरनी पड़ेगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि AIS आने के बाद, एनुअल इन्फ्लुएंसर स्टेटमेंट आने के बाद, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा है कि कई सारी इनकम हमें डिक्लेयर करने की रह गई है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, अगर आपने शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन किए तो उसका मुनाफा है। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप वो इनकम डिक्लेयर करके आप 31 मार्च के पहले रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई पेनल्टी देनी नहीं है। जस्ट जो इनकम आपको डिक्लेयर करने की बाकी रह गई है वो आप डिक्लेयर कर दो, उस पर जो टैक्स की लायबिलिटी आप इंटरेस्ट के साथ भर सकते हो। अभी सपोज कि अगर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो मुझे 31 मार्च से पहले किन चीजों को कंसीडर करना होगा टैक्स प्लानिंग के लिए? आप जानते हो इस तरह से हमारे देश में करोड़ों लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं, और अगर देखा जाए तो वो लोग बहुत बड़े पैमाने में टैक्स भरते हैं। अब आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, लेकिन होता क्या है, खास करके जो नए सैलरीड एम्प्लॉय है उनको पता नहीं होता कि अगर हम टैक्स प्लानिंग करके भी हमारा टैक्स हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले उनको ये चेक करना चाहिए कि पूरे साल उनकी टोटल सैलरी इनकम कितनी हुई है। पे स्लिप उनके पास होती है, उसमें बाइफरकेशन होता है। बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे जो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन वो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको एविडेंस देने पड़ते हैं आपके एम्प्लॉयर को। जैसे आप रेंटेड हाउस में रहते हो तो आपको HRA का एग्जेम्पशन मिलता है, तो आपके एम्प्लॉयर को आपको देना पड़ता है कि भी मेरा रेंट एग्रीमेंट है और मेरा ये रेंट मैंने पे किया है। अगर आप घूमने गए LTA, लीव ट्रैवल, तो उसका भी आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए आपको कोई एविडेंस देना नहीं पड़ता, वो हर एक को मिल जाता है। तो आपको ये चेक करना है कि भी आपको ये जो अलाउंसेस है वो अलाउंसेस के प्रूफ आपने आपके एम्प्लॉयर को दे दिए। सेकंड, 80C और 80D में आपको बहुत सारे डिडक्शन दिए जाते हैं, आप जानते हो इस तरह से, जो आपके इन्वेस्टमेंट के बेस पे या पेमेंट के बेस पे। तो आप ये चेक करो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,50,000 वो आपका पूरा हो गया है। अब होता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं हम तो LIC का प्रीमियम पे कर रहे हैं, हमारे बच्चों की ट्यूशन की फी पे कर रहे हैं,
या हमने पीपीएफ या पीएफ में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो लोग उसका टोटल चेक नहीं करते। तो उनके ऐसा होता है 1.5 लाख हो गए, तो होता क्या है कि अभी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, तो आप खास ये चेक करो, आपका बैंक का स्टेटमेंट निकालो और उसमें चेक करो कि आपकी 2 लाख की लिमिट अभी खत्म हो चुकी है। अगर खत्म हो चुकी है तो आपके पास एक और डिडक्शन भी है जिसको बोलते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो 50,000 आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है। आपको एज ए सैलरीड हमको खास ध्यान रखना है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 87A में जो रिबेट मिलती है उसकी वजह से आपकी जीरो टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। अगर 5 लाख से ऊपर आप रह गए तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। तो ये बॉर्डर वाला केस होता है। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रख के आपकी टोटल सैलरी का टोटल करना है, उसमें से अभी तक आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके वो करो। आप अभी भी आपके पास 1 वीक है, अगर ऐसा कोई भी, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैं तो खास ये भी कहूंगा कि आप ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों को कंपेयर करो। कई बार क्या होता है कि हम टैक्स बचाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का आता है और हमारे पास इतने पैसे होते नहीं है। तो न्यू रिजिम में बहुत ईजी है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करके भी आप टैक्स बचा सकते हो या कम टैक्स भर सकते हो। तो आप अपने कंसर्न के साथ बैठो, अभी भी 1 वीक है, या कुछ स्टडी करो और करके आप कंपेयर करो। अगर न्यू रेजिम में आप जा रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा सर ऐसा भी है कि अगर एग्जांपल मैंने पहले कई एक्स एम्प्लॉय के पास जॉब कर रही थी, अभी कल वाई एम्प्लॉय के पास मैंने जॉब चेंज कर दी, तो उस केस में मुझे किन चीजों का ध्यान रखना होगा? खास करके हमने देखा है कि जो आईटी प्रोफेशनल है या जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री है उसमें जॉब टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा होता है। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, इंडिया में अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से टैक्स भरते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 और एंड होता है 31 मार्च 2022। अब इस पीरियड में अगर आपकी 1 से ज्यादा जॉब है तो आप अभी जो एम्प्लॉयर के पास हो उसको प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल देनी चाहिए कि वहां से आपको कितना सैलरी मिला। अगर आप वो डिटेल देते नहीं हो तो ऑब्वियसली वो टीडीएस नहीं काटेगा। और होगा क्या, 31 मार्च के बाद जब आप टैक्स भरने जाओगे तो आप इंटरेस्ट के साथ आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप ये चेक करोगे पहले आपके एम्प्लॉयर के पास आपको कितना सैलरी मिला, वो डिटेल आपके इस नए एम्प्लॉय को दे दो, नए एम्प्लॉयर को, और वो दोनों सैलरी को क्लब करके, डिडक्शन क्लब करके आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करके वो टीडीएस काटेगा। तो खास आपको ये ध्यान रखना है कि अगले वाले ने टीडीएस नहीं काटा उसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये आपकी जवाबदारी है कि आपको दोनों को इनकम को क्लब करके आपको टैक्स भरना है। और ऐसा है कि मतलब सिर्फ सैलरी की ही डिटेल्स होगी, मेरी कोई अदर इनकम हो? हाँ, अब होता क्या है कि अभी तक ऐसा था कि हमने खास देखा है कि सैलरीड एम्प्लॉय खाली सैलरी इनकम पे टैक्स भरते थे। एआई आने के बाद हमें पता चला कि सैलरी के सिवा तुम्हारी इंटरेस्ट की इनकम, उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आ जाता है, एफडी इंटरेस्ट आ जाता है। अगर आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया तो आपका डिविडेंड आ जाता है। अगर आपने शेयर बाजार में ट्रांजेक्शन किए तो उसका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उसका प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। तो बहुत सारी इनकम ऐसी है जो अभी तक डिक्लेयर नहीं होती थी, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अब ऐसा हुआ है कि वो इनकम अब दिखने वाली है आपको, क्योंकि सब पान और आधार लिंक हो गया है। तो हो सके तो ये डिटेल भी आप अपने एम्प्लॉयर को दे दो, तो क्या वो टीडीएस काट लेगा नहीं तो आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अदरवाइज जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा। उस टाइम पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी इंटरेस्ट के साथ ज्यादा हो जाएगी। ये तो सैलरीड एम्प्लॉय की बात थी। अब अगर मेरा बिजनेस है या मेरा प्रोफेशन है, बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रही हूँ, तो मुझे सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में? देखो, अगर आप बिजनेस करते हो तो गवर्नमेंट की बहुत एक अच्छी स्कीम है सेक्शन 44AD, जो जिसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है, 2 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, तो आप अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन है तो आप 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं और कैश ट्रांजेक्शन भी है तो आप 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करके आप टैक्स भर के और आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए बिना आपकी टैक्स की लायबिलिटी अदा कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमें हमारा टर्नओवर ही पता नहीं होता कि एक्चुअल टर्नओवर हमारा कितना है, क्योंकि हम हमारे अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हम अपडेटेड रखते नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम सेल्स करते हैं लेकिन हमने बिल इश्यू नहीं किए तो वो हमें पता नहीं होता। कई बार हमने परचेज किए लेकिन सामने उसके बिल ने हमने पेमेंट कर चुके हैं। तो खास बिजनेसमैन को हम अपील करना चाहते हैं कि भी आप आपके अकाउंटेंट के साथ बैठो या आप खुद रिकॉर्ड अगर मेंटेन करते हो तो आप देखिए कि हमारा एक्चुअल टर्नओवर कितना है। आप ऐसा सोचते हो कि हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाओगे लेकिन आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा निकला, या आपका जीएसटी का टर्नओवर अलग है, बुक्स का टर्नओवर अलग है, बैंक में कुछ अलग दिख रहा है। तो अब डिजिटलाइजेशन की वजह से ये सब कुछ टैली हो रहा है। तो खास आप लोग आपके अकाउंटेंट के साथ साल खत्म होने के पहले बैठिए,
और आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालिए। आप स्टॉक की कंपटीशन कीजिए, आपके एक्सपेंस के बिल आप देखिए, आप कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो, आप मर्केंटाइल मेथड फॉलो कर रहे हो या कैश मेथड फॉलो कर रहे हो। अगर मर्केंटाइल मेथड फॉलो करते हो तो भले आपने एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया, लेकिन अगर आपने एक्सपेंस से इनकर्ड किया, आपके पास बिल है तो यू कैन क्लेम एक्सपेंस। अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो पेमेंट बेस पे आपको एक्सपेंस बाद मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अकाउंटेंट के साथ आपको बैठ के प्लानिंग करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन साल खत्म होने के बाद जब अकाउंट अपडेट होता है तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोचते हो कि मेरा प्रॉफिट इतना परसेंटेज है, तो परसेंटेज चेंज हो जाते हैं। तो अभी भी आपके पास एक वीक है, अभी भी आप आपके अकाउंट अपडेट कीजिए और चेक कीजिए कि मेरी टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है, और उसके हिसाब से हो सके तो आप पहले से ही टैक्स भर दीजिए। और सर इन लोगों का ये भी एक इशू रहता है कि कोई डेटर्स क्रेडिटर्स का कंफर्मेशन नहीं लेता है, एडवांस पेमेंट्स हो जाते हैं, एडवांस रिसीट्स हो जाते हैं, वो भी बुक नहीं होते, तो ये भी इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, होता क्या है कि हम लोग डेटर्स क्रेडिटर्स का कंफर्मेशन लेते नहीं है, और उससे होता क्या है कि हमारी जो साल खत्म होने के बाद जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होते हैं सीए के पास, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस चेंज ही हो जाता है। कई बार डेटर्स की अमाउंट बहुत सारी बोलती है और वो आने वाली नहीं होती है, तो हम बेटर्स क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है क्रेडिटर्स ऐसे कि जिनको हमें पैसे देने नहीं है, तो हम क्रेडिटर्स को राइट ऑफ कर सकते हैं। और कई बार परचेस बुक करना बाकी रह गया है, सेल्स बुक करना बाकी रह गया है, तो ये सारी चीजें आप एक वीक में बैठ के अभी से प्लान कीजिए, जिससे आपको आपका जो प्रॉफिट है बिल्कुल नियरेस्ट मिल जाए, या लॉस है तो आपको अभी से पता चल जाए, तो उस तरह से आप आपका टैक्स का भुगतान कर सकते हो। और सर अगर मैंने कोई इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स मिस कर दिया है कुछ पोर्शन, तो मैं 100% ऑफ एडवांस टैक्स 31 मार्च से पहले अभी कर सकती हूँ, तो क्या वो इंटरेस्ट और उन सब का उतना बर्डन नहीं आएगा? एक्चुअली लोग ऐसा समझते हैं कि साल खत्म होने के बाद हमें टैक्स भरना है, और साल खत्म होने के बाद अगर आप टैक्स भरते हो तो सेक्शन 234B और 234C का इंटरेस्ट आपको लग जाता है, जो 1%, 2% जैसा पर मंथ हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है अर्न एंड पे, यानी कमाते जाओ और टैक्स भरते जाओ, तो आप ट्राई करो कि भाई हमारा एस्टिमेटेड इनकम कितनी है। अगर उस पर टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आती है तो आपको एडवांस टैक्स भर देना इंस्टॉलमेंट में। चलो कोई बात, कोई हिसाब से इंस्टॉलमेंट आप स्किप कर गए हो 4, तो अभी भी एक मौका है आपके पास कि 31 मार्च के पहले आपकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसको आप एडवांस में अभी से पे कर दो। तो क्या होगा कि फ्यूचर में आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा आपको। अभी दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज मैं इन्वेस्टर हूँ, तो 31 मार्च से पहले तो मैं किस तरीके से वो टैक्स प्लानिंग कर सकती हूँ, और दूसरी चीज की अभी 31 मार्च से पहले मेरा इन्वेस्टमेंट करना बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा? सही बात है। अभी देखा गया है कि अभी पेपर में आया कि 10 करोड़ से ज्यादा हमारे डीमेट अकाउंट इंडिया में हो गए हैं, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा इंडिया में पहले एक हिस्टोरिकल फिगर ही है। इसका मतलब कि नए नए इन्वेस्टर बहुत सारे हैं कि जिनको पता नहीं है कि हम किस तरह से टैक्स प्लानिंग करके टैक्स हमारा बचा सकते हैं। उसके लिए हमने एक पूरी सीरीज हमने बनाई थी, योर टैक्स मित्र में ऑलरेडी सेल्स एंड टैक्स पे है, वो आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन अभी हम ये माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सेल्स ने जो आपने जो होल्ड किया है वो पीरियड 1 साल से ज्यादा है, परचेस और सेल्स के पीरियड का बीच का, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाता है और 1 लाख तक वो एग्जेम्प्टेड है। यानी आप चेक करो कि आपने 1 साल पहले अगर शेयर्स बाय किए हैं और अभी भी आपका 1 साल खत्म हो गया और प्रॉफिट आपको 1 लाख के नजीक मिल रहा है आपको, तो शेयर सेल कर दो आप और प्रॉफिट बुक कर लो। और अगर आपको ऐसा लगता नहीं कि मुझे तो मेरा इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है, तो वापस बाय कर लो आप। या ऐसा भी देखा गया है कि आपको शॉर्ट टर्म जैसे आईपीओ में आपको शेयर्स लगे और उसमें बहुत सारा प्रॉफिट आपको हो चुका है, और ऐसी स्क्रिप्ट बहुत सारी आपके डीमेट अकाउंट में पड़ी हुई कि जिसमें आपको लॉस बन रहा है, तो आप वो लॉस बुक कर लो अभी, तो आपको क्या होगा, टैक्स भरना नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि 2 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ और सामने 2 लाख का लॉस ऑलरेडी बुक्स में पड़ा हुआ है, तो 2 लाख पे 15% आप टैक्स भरोगे और लॉस आपको लॉस तो बुक्स पे दिखने वाला ही है, तो लॉस वाली स्क्रिप्ट अभी बेच दो, वापस बाय कर लो, तो आपको इफेक्टिव टैक्स 30,000 आपका बच जाएगा। तो इस तरह से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। सपोज सर इन सब से क्या होगा कि अगर किसी की इनकम 5,50,000 है, 6 लाख है, 6,50,000 है, तो उनको डायरेक्ट 20% टैक्स स्लैब लग जाएगा इंडिविजुअल के केस में। लेकिन अगर ये सारी चीजें लोग ध्यान में रखते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, डिडक्शंस होता है, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी 0 भी हो सकती है। जी जी जी, इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि योर टैक्स मित्र के आप जितने भी हमारे वीडियो आते हैं वो आप देखते रहिए, और जो भी चीजें यहाँ की जाती है वो कायदे की मर्यादा में आपको की जाती है। खाली प्रॉब्लम हमें ये होता है कि हमें पता नहीं होता, उसकी वजह से हमें टैक्स की लायबिलिटी आती है। और इस बार देखा गया है
कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टैक्स भरना आया हुआ है। उसकी वजह एक ही है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन इंडिया। तो आप ये जो भी आपको टिप्स दी गई है उसका आप स्टडी कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो हम हमारा मेल आईडी भी यहाँ देते हैं, आप वो मेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी आप भेज सकते हो। और नेक्स्ट हम जो हमारा जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि जीएसटी की भी ड्यू डेट, जीएसटी के लिए भी आपको प्लानिंग करना है जो 31 मार्च के पहले। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो 31 मार्च के पहले करके आप फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। और लास्टली ये कहूंगी कि 31 मार्च इज ऑल्सो द लास्ट डेट टू लिंक योर पैन एंड आधार। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे अगर आपका पैन और आधार लिंक्ड नहीं है तो आप जाओ पोर्टल पे, लॉग इन करो, चेक कर लो। अगर ये लिंक नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर अभी आपको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होंगे। आप ई वेरिफिकेशन नहीं कर सकोगे, आपके आधार फोन नंबर पे ओटीपी नहीं आएगा, आपका पैन डीएक्टिवेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आपको वो भी कर देना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।